जे विकास से मैं हूं नफीसा हुद भाई। आज से हम एक नया पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं जिसका उन्वान है ग्राउंड रियलिटी। इसको उर्दू में ज़मीनी हक़ाइक़ भी कहा जा सकता है क्योंकि ये रियल एस्टेट के बारे में हकीकत बयान करेगा। हमने इस प्रोग्राम को इस मोड़ पे इसलिए भी शुरू किया क्योंकि इस वक्त अफरात ज़र भी घट गई है, लेकिन इंटरेस्ट रेट घट गया है, जिसकी वजह से लोगों ने अब पैसा बैंकों से निकालकर रियल एस्टेट में डालना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बदउनवानी के तहत ईमानदार लोगों का पैसा ज़ाया होने का ख़तरा है। इस हवाले से इस वक्त हमें जॉइन किया है उसामा ख़ान ने। ये सीनियर रीजनल मैनेजर हैं grana.com के, और उनसे हम कुछ अपनी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। आपको खुशामदीद। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू हैव मी हियर। सो आपने जिस तरह से बताया रियल एस्टेट के हवाले से, तो रियल एस्टेट के अंदर चैलेंजेस तो नो डाउट पाकिस्तान में और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोगों का पैसा ट्रैप भी हो जाता है और लोगों को लॉसेस भी बेयर करने पड़ते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट इस इंडस्ट्री के ऊपर आ जाता है। यूजुअली लोग ये नहीं देखते कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या डेवलपर के साथ उनको लॉस हुआ, दे जस्ट सर्टेनली से कि रियल एस्टेट के अंदर मेरा पैसा ट्रैप हो गया, जिसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा आता है। सेकेंडली, पाकिस्तान में स्पेशली काम करते हुए चैलेंजेस डेवलपर्स को भी हैं और इन्वेस्ट करते हुए क्लाइंट्स को भी हैं। ट्रांसपेरेंसी के भी इशूज़ हैं। और अगर हम देखते हैं ट्रैक रिकॉर्ड को, तो इस वक्त जो कोर्ट के अंदर टोटल केसेस लगे हुए हैं पाकिस्तान के डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर, उसका 60% तो रियल एस्टेट रिलेटेड ही है और कुछ जगहों पे उससे ज़्यादा भी स्टैट्स हैं। और यूजुअली जो रियल एस्टेट के केसेस होते हैं वो उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें विद इन फैमिली मेम्बर्स भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उसमें इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ के भी मैटर्स होते हैं, और उसमें जो क्लोज रिलेटिव्स और दोस्त होते हैं उनके भी आपस में डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी का इशू भी है, इसमें लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का इशू भी है, और इसमें बदनीयती भी हो सकती है कुछ जगहों पे। बट क्या इन सब चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है या इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए राइट इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है। हर एंड यूज़र, हर क्लाइंट और हर इन्वेस्टर का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी हार्ड एंड मनी को वो सोच समझ के, मशवरा करके, रिसर्च एनालिसिस करके फिर सही जगह पे पार्क करे। अब मसला सारा ये है कि ये मैंने जो आदाद व शुमार जमा किए हैं वो उसके मुताबिक कराची जिस तरह से फैला है, तो तकरीबन कच्ची आबादियां जो हैं वो फैलती गईं और वहाँ बिजली, पानी सब कुछ जो है लोगों ने हासिल कर लिया। लिहाजा कोई सिर्फ 30 से 35% इलाका है जो कि प्लान्ड है। अब ये बताइए कि आपका इदारा लोगों को बताता है कि ये प्लान्ड इलाके हैं, इसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, या और इसमें आपको क्या कुछ अंडरटेकिंग मिलेगी, आपको कौन से कागजात मिलेंगे, इसमें कोई आप लोगों का किरदार बनता है? जी जी बिल्कुल। इसका क्रेडिट भी इमारात ग्रुप, जो कि ग्राना की पेरेंट कंपनी है, हमारी एक सब्सिडी है दैट इज़ कॉल्ड प्रॉप मैक्स, जिसको लोग प्रॉप शो के नाम से भी जानते हैं। उसमें हमने पाकिस्तान भर के प्लांट एरिया की हमने मैपिंग की डिजिटली, और हमने उसको एक जगह पे सिस्टम में पार्क किया। एनीबडी हु वांट्स टू परचेज एनी प्रॉपर्टी, उसको अप टू 52 पैरामीटर्स हम बता देते हैं कि इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या इसके डूज एंड डोंट्स हैं, उसका टाइटल प्लान किसके नाम पे है, एज पर द बाय लॉज ये किसमें कमर्शियल बनना चाहिए, रेजिडेंशियल बनना चाहिए, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, इससे लेके इलेक्ट्रिसिटी, पानी से लेके सारे जो मसाइल हैं ना, इसके जो चैलेंज आते हैं वो सब चीज़ उसमें कवर हो जाती हैं। वी ऑल्सो टेल कि इससे नियरेस्ट हॉस्पिटल कितना किलोमीटर के ऊपर होगा, या फ्यूचर प्लानिंग के अंदर यहाँ से कोई अगर लेट से के अंडरपास बनना है या फ्लावर बनना है, तो ये बहुत ज़्यादा मैं आपको वाइड चीज़ें बता रहा हूँ। इन शॉर्ट, ये जो आपने सवाल पूछा कि जब भी कोई एरिया हम उसको जब देखते हैं डॉक्यूमेंटेड, अगर वो नहीं है तो दैट मीन्स वो गोट होता है। गोट के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं, एक तो आप समझें कि सिंपल गोट है, एक गोटाबाद भी है। गोटाबाद बेसिकली वो एरिया जो गोट था लेकिन वहाँ पे आबादी हो गई और वहाँ बेसिक ह्यूमैनिटीज़ भी आ गई, जिसमें पानी, बिजली, गैस जैसी चीज़ें हों, तो उसको गोटाबाद का दर्जा दे दिया जाता है। और कराची में कुछ एरियाज़ के अंदर गोटाबाद को लीगलाइज भी किया गया और कुछ जगहों पे अभी भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। बट अगर हम उससे पूछें कि गोट बनता किसकी लैंड के ऊपर है,
तो ये तो उनके चॉइस के ऊपर होता है, वो किसकी लैंड पे बना लें, वो रिसर्च तो नहीं करते। जिसकी लैंड उनको इजी एक्सेस मिलती है गोट वालों को, वहाँ पे वो गोट आबाद कर लेते हैं। जब गोट को गोटाबाद में कन्वर्ट करने की बात आती है तो बहुत सारे लोग उठ के आते हैं कि जी ये लैंड तो मेरे पास थी, इसके अंदर 15 एकड़ तो मेरा टुकड़ा है, किसी के पास 5 एकड़, किसी के पास 7 एकड़, और कुछ उसमें गवर्नमेंट की लैंड भी आता है, रेवेन्यू की लैंड भी होती है। तो ये समझे कि टेक्निकल चीज़ होती है, इसमें परेशानी बहुत होती है। बट हाँ, एट द फर्स्ट प्लेस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट जहाँ पे गोट आबाद हो गए हैं 30, 40, 50 साल से लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, तो उसको फिर उनको प्रॉपर दर्जा भी दे देना चाहिए गोटाबाद का या किसी सोसाइटी का, ताकि उनको बेसिक राइट्स उनको मिल सके। बट यहाँ पे चैलेंजेस होते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि जब हम किसी प्रॉपर्टी में डील करते हैं, गोट की लैंड के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। जो गोटाबाद हो गया उसमें कुछ पर्चे होते हैं, बट वो पर्चे रजिस्ट्रार ऑफिस से वेरीफाई या ट्रांसफर नहीं होते। उसमें ठप्पेदार उस एरिया का एक होता है जो कि उसको ट्रांसफर करता है। तो वी टेल दिस टू आवर क्लाइंट्स वेरी क्लियरली कि सर ये लैंड है, इसके ये डॉक्यूमेंटेशन के स्टेटस हैं, और अगर हमें डाउट होता है तो हम उसमें डील ही नहीं करते। हम उनको बता देते हैं कि आप बेशक किसी और के साथ कर लें, वी आर आउट ऑफ दिस, हम नहीं करना चाहेंगे। जी, तो आप तो जानते हैं अब डिजिटल दौर है, और जो ख़रीदार है वो भी तो देखना चाहेगा ये अब इंटरनेट पे कि आया उनकी ज़मीन वाकई उस जगह पर है, आया जिस कीमत पे उन्होंने ख़रीदा है उसमें अप्रिसिएशन हो रही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट की हैं ताकि बंदा खुद देख सके कि उसके पैसे की वर्थ इस वक्त क्या है। जी बिल्कुल, हम जब किसी भी प्रॉपर्टी को डील करते हैं तो हम क्लाइंट्स को एक फेयर यू कैन से फोरकास्ट देते हैं कि इस लैंड की या इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, बेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल और अपार्टमेंट, उसमें हम उनको कम्युनिकेट करते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हम इतनी ग्रोथ इसकी फोरकास्ट कर रहे हैं। उसमें कैपिटल गेन भी होता है, उसमें प्रॉफिट्स भी होते हैं, और कुछ जगहों पे तो रेंटल इनकम्स भी होती हैं जहाँ पे ऑलरेडी बिल्ट अप प्रॉपर्टी हो। क्लाइंट्स को चैलेंज कहाँ पे आता है, लोग रियल एस्टेट से क्यों कंफ्यूज होते हैं? प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन, ये दो अलग टर्मिनोलॉजी, तो अलग चीज़ें हैं। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर स्पेकुलेशन अलग होती है, इन्वेस्टमेंट अलग होती है। लोग इसको मिक्सअप कर जाते हैं। जैसे कि किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है प्रॉपर्टी के अंदर, और वो रियलिस्टिक जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी डिमांड एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी वहाँ डेवलपमेंट है, ऑलरेडी वहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हैं, ऑलरेडी वहाँ बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी किसी जगह पे अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है क्लाइंट, तो वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है। स्पेकुलेशन क्या होती है कि आपको, लेट्स से आपकी किसी पर्टिकुलर एरिया में डीएचए में या पीसीएचएस में आपकी रिहाइश है, आपने लेकिन जाके नॉर्दर्न बाईपास पे या सुपर हाईवे मोटरवे के ऊपर आपने 20-25 प्लॉट्स खरीद लिए। अब आपकी एक्चुअल नीड तो एक प्लॉट की थी शायद, और शायद वो भी ना हो क्योंकि आपकी रिहाइश वहाँ पे नहीं है, ना वहाँ रिहाइश रखने का इरादा रखती है, ठीक है। बट क्योंकि आपने उस एरिया में जहाँ पे रियलिस्टिक डिमांड एक्सेस नहीं करती, रियलिस्टिकली वहाँ बहुत ज़्यादा आबादी नहीं थी, आपने जाके 10 से 15 प्रॉपर्टीज़ या प्लॉट ले लिए इस नियत से कि जब रेट ऊपर आएगा तो आप इसको बेचेंगे। तो इट इज़ सिमिलर टू कि जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है, आपने डॉलर लेके स्टॉक कर लिया और आपने बैंक में भी नहीं रखा वो, जिससे इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली चीनी महंगी होने लगी, आपने चीनी लेके स्टोर कर ली और आपने ज़ख़ीराअंदोज़ी करने के बाद चीनी ज़्यादा रेटों में बेचने के इरादे से आपने उसको ज़ख़ीराअंदोज़ किया, तो ये सारी चीज़ें स्पेकुलेशन कहलाती हैं। तो प्रॉपर्टी में भी जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दी, स्पेकुलेशन में आता है। जैसे ही प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत डिप आता है, सबसे पहले स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टीज क्रैश हो जाती हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को और क्लाइंट्स को बहुत मैसिव लॉस बेयर करने पड़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब भी प्रॉपर्टी में बहुत सिवियर डिप आता है, तो जहाँ रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि पीसीएचएस, केडीएस स्कीम 1, यू कैन से एनएचएस, अस्करीज, डीएचए, क्लिफ्टन, वहाँ पे कोई सिवियर डिप नहीं आता। हाँ, गेन थोड़ा बहुत कम हो जाता है, 25 के बजाय 10-12% उसमें कैपिटल गेन आता है, बट लॉस नहीं होता और डिप भी नहीं आता। तो ये हमसे समझना बड़ा ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। ज़ाहिर है आपकी नज़र तो पूरे मुल्क पर होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा इस वक्त रियल एस्टेट का कारोबार हो रहा है। उसके अलावा मुल्क के दीगर शहरों में, लाहौर में, कराची में, अगर आप इन शहरों का मुआवजा करें तो कहाँ घपला ज़्यादा है लोगों के लिए? ऑलराइट, सो आपने मुश्किल सवाल पूछा, बट आई हैड टू कन्फेस दिस के साउथ रीजन विच इज सिंध, विच इंक्लूड्स कराची एंड इंटीरियर सिटीज़, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस के इश्यूज ज़्यादा हैं और यहाँ पे रेगुलेटरी अफेयर्स मुश्किल भी हैं। रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स के साथ यहाँ पे डील करना
काफ़ी हद तक मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अदर, इफ़ आई से प्रोविंसेस और अदर सिटीज़, तो पंजाब में रिलेटिवली कम है। और सबसे बेहतर इस वक्त इस्लामाबाद में, जो कि CDA के अंडर आता है, सबसे बेहतर चीज़ें वहाँ पे इस वक्त हैं, सिस्टमेटिक चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, और वहाँ पे वन विंडो ऑपरेशन भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। इस्लामाबाद के साथ RDA लगता है, जो कि रावलपिंडी को देखता है, वहाँ पे फिर भी थोड़े बहुत ग्लिचेस हैं, बट इस्लामाबाद इज द बेस्ट अमंग ऑल दीज। देन कम्स रावलपिंडी, देन लाहौर, एंड देन यू कैन से कराची, इफ आई टॉक अबाउट मेजर सिटीज। अच्छा, यस, तो ग्राना इस वक्त गालिबन इमारात के साथ के अंडर आता है। यस, और इमारात ने बैरूनी ममालिक में और ख़ास तौर पे लंदन में काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। वहाँ काम करना कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि ज़ाहिर है माहौल एक मुख्तलिफ़ किस्म का है। उस तजर्बे ने कितना आप लोगों को इन्फॉर्म किया है पाकिस्तान में काम करने के हवाले से? Alright, so respected chairman Saab, Mr. Shafiq Akbar, he has been living in UK for 20 good years. After that, he came to Pakistan with a proper plan of next 15 and 25 years. In 2016, he landed back to Pakistan. तो उनका जो ख्वाहिश थी, जो विश थी, और जो आज भी है, वो ये कि टू ट्रांसफॉर्म द रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि इट्स अ डिजिटल एरा। तो डिजिटली बहुत सारी चीज़ें, सिस्टम्स, ऑपरेशंस, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा फोकस हमारे ग्रुप का टेक्नोलॉजी के ऊपर रहा, बिकॉज वी आर अ प्रॉप टेक कंपनी, जिसके अंदर सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करा के इंटीग्रेट करना और सिस्टमेटिकली सारी चीज़ों को मैनेज करना, जो कि थोड़ा मुश्किल ज़रूर हुआ शुरू में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अच्छा स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स नहीं था, और अडॉप्शन का तो आपको पता है पाकिस्तान में चैलेंज रहते ही है। पीपल डू नॉट लाइक चेंज, दे ऑलवेज रेजिस्ट चेंज। बट सिस्टम के साथ यहाँ पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से ला के करना, एंड टू मेक श्योर कि जो भी हमने डेवलपमेंट करनी है, बेशक हमारी ग्रोथ स्लो हो, बेशक बिजनेस स्लोली एक्सपेंड करे, बट ट्रांसपेरेंटली, क्लियर एंड क्लीन प्रॉपर्टीज़ को लेके हमने काम करना है। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग, एंड दिस इज़ द रीज़न कि जितना भी डिप आया, चाहे वो कोविड में हो, चाहे वो 23-24 के इकोनॉमिक क्राइसिस हो, इमारात ग्रुप केप्ट ऑन सेलिंग बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजंस, बिकॉज क्लाइंट्स का ट्रस्ट था और हर चीज़ सिस्टमैटिक थी। जो हमने कमिटमेंट्स की, वी हैव ऑनर्ड दोज कमिटमेंट्स, एंड एवरीथिंग वी हैव बीन वर्किंग ऑन वाज वेरी ट्रांसपेरेंट। एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज OADD, वी कॉल इट ऑड। हम इसको प्रॉपर्टी का एक छोटा सा फॉर्मूला, बट इट इज द साइंस ऑफ डूइंग रियल एस्टेट और इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। O stands for ownership, A stands for approvals, D stands for demand, and the other D stands for delivery. Ownership, approval, demand and delivery, these are the 4 components जो किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें देखने चाहिए। जिस प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस डेवलपर के पास उस लैंड की या उस प्रोजेक्ट की ओनरशिप है या नहीं। अप्रूवल्स सारे इन प्लेस हैं, यानी अगर 17 अप्रूवल्स चाहिए और 15 भी हैं, तो यू शुड नॉट इन्वेस्ट until all the approvals are obtained. D is for demand and D is for delivery. इस पर्टिकुलर डेवलपर ने इससे पहले कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए और उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा, ऑन टाइम डिलीवरी थी, लेट डिलीवरी थी, कमिटमेंट्स मीट की नहीं की, और लास्ट वन इज डिमांड। जहाँ ये चीज़ें चारों फॉल करती हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ गोना बी अ सेफ इन्वेस्टमेंट इन दैट केस। देखिए, मैं आपसे एक बहुत बुनियादी सवाल पूछूंगी। आप तो जानते हैं पाकिस्तान की मईशत कितने वक्त से जो है वो मुसीबत का शिकार है, और अभी जाकर जो है वो कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट शुरू हुई है। लेकिन उसके साथ साथ और हम भी जानते हैं कि कारोबार जो है वो रियल एस्टेट के साथ ही किक स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद इकोनॉमी की मशीनरी चलती है। मुझे जो ख़तरा है वो, और आप इसको क्लियर कर सकते हैं, वो ये कि ठीक है, इमारात हो, ग्राना हो, वो बाहर से इन्वेस्टमेंट तो ला रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट एक बड़ा इन्वेस्टर आता है, वो जो पैसा आप लोगों को देता है, वो फिर छोटे इन्वेस्टर को पास ऑन किया जाता है, और असल ग्रोथ जो होनी चाहिए, जो तमाम सेक्टर्स के साथ काम करके होती है, वो नहीं हो रही। ऑलराइट, सो जैसे आपने शुरू में बताया कि कार्बर आजकल रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है,
और काफ़ी ज़्यादा वी एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट साइकिल के अंदर या उसके नेक्स्ट साइकिल में इट विल एंटर इनटू सिंगल डिजिट्स। तो इकोनॉमी दुनिया भर की रियल एस्टेट के साथ कनेक्टेड रहती है, दैट इज़ द ट्रू फैक्ट। और दुनिया की जो वेल्थ है, ग्लोबल वेल्थ का 75 to 80% हैज़ बीन पावर्ड इनटू रियल एस्टेट ओनली, उसमें फॉल करता है। जब हम बात करते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, अगर कोई पर्टिकुलर क्लाइंट, बेशक वो ओवरसीज़ क्लाइंट हो या वो हमारा पाकिस्तान का रेजिडेंट हो, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है तो जिसकी इन्वेस्टमेंट है वी मेक श्योर दिस कि वो उसी तक पार करे, उसी का उसका रिवॉर्ड जो भी है वो उसको हम पास ऑन करें। हाँ, बाकी डेवलपर्स क्या करें उसका तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट ये कि हमारी ख्वाहिश भी यही होती है। और जब भी आप किसी सेफ जगह पे अच्छे किसी ग्रुप के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो दे मेक श्योर थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट। यूजुअली ये इशू कहाँ आता है, जहाँ पे एक डेवलपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू कर देता है और उसकी लैंड ओनरशिप उसके पास नहीं होती। दैट मीन्स के लैंड क्लाइंट एक ही है और पार्टी बी विच इज़ द डेवलपर, उसने उस लैंड के ऊपर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और इन्वेस्टमेंट पार्टी सी की थी उसमें। तो उसमें 3 स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, लैंड किसी और की है, कंस्ट्रक्शन कोई और कर रहा है, पैसा कोई और फाइनेंस कर रहा है। इसके अंदर चैलेंज ये ज़रूर आता है कि जब पैसे आपके पास आते हैं, तीनों पार्टनर्स आपस में इसमें होते हैं कि पहले हम शेयर ले लें अपना, और वो पैसा प्रोजेक्ट में नहीं लगता, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन डिले होती है। और एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर आके, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, तो आप उस प्रोजेक्ट को बनाने भी चाहें तो वो जिस रेट पे बेचा गया होता है उस रेट पे कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होती आफ्टर 5, 6, 7 ईयर्स, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है और जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो शूट कर जाती है। उस केस में ये ज़रूर होता है कि लोग, क्लाइंट्स या डेवलपर्स क्या करते हैं कि वो एक क्लाइंट का जो पैसा होता है, क्योंकि उन्होंने पुराना प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया, अब जब वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो वहाँ से फंड लेके पुराने प्रोजेक्ट की फिनिशिंग में लगाएंगे, जिससे पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और ये साइकिल कभी मीट हो ही नहीं सकता। शॉर्ट कमिंग यू कैन नॉट मीट इन एनी केस। बट हाँ, पाकिस्तान एट द सेम टाइम इज द 7th बिगेस्ट पॉपुलेशन, अब तो स्टार्ट्स कहते हैं कि 5th बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है इस वक्त। और हम देखते हैं दुबई जैसे सिटीज़ को, और ग्लोबली हम और शहरों की भी अगर बात करें तो वहाँ पे रियल एस्टेट ने बहुत ज़्यादा ग्रो, बहुत ज़्यादा बूम हो चुका है। हमारे यहाँ पे रियल एस्टेट में जब भी हाइक आती है लोगों को लगता है कि दोबारा डिप आएगा, कुछ अर्से पर डिप आ भी जाता है बिकॉज ऑफ स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टीज, बट रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में डिप नहीं आता। एंड राइट नाउ पाकिस्तान में 15 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की शॉर्टफॉल है पैन पाकिस्तान, जो कि आगे जाके बढ़ के 25 से 30 मिलियन को भी टच कर जाएगी नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, अगर अभी इसके लिए प्लान नहीं किया गया। तो जितने लोग भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे शुड नो दिस कि बीइंग द बिगेस्ट पॉपुलेशन या 5th बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव अ रियलिस्टिक डिमांड एज वेल इन पाकिस्तान, जो कि अभी मीट नहीं हो रही है। लोग रेंटल प्रॉपर्टीज और बाकी गोटों में रह के अभी गुजारा कर रहे हैं। इफ़ वी हैव टू सॉर्ट दिस, द गवर्नमेंट हैज़ टू partner or shake hand with the big developers and they should assist them with the low price land, जिसके अंदर लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट्स बनाए जाएं। ये शॉर्टफॉल भी कम किया जा सकता है, और हाउसिंग का जैसे ही हम शॉर्टफॉल कम करेंगे तो विल सी कि लोग इकोनॉमी ऑटोमेटिकली मजीद बूस्ट करेगी बाकी सेक्टर्स में भी, बिकॉज लिविंग इन पाकिस्तान अर्निंग एन इवन 6 figure, दैट्स नॉट वेरी इजी फॉर एनी इंडिविजुअल टू मेक देयर ओन होम। ये तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जिस तरह से आपसे ये सवाल पूछा, मतलब इसलिए भी पूछा क्योंकि दुनिया भर में स्कैम्स होते हैं। एक इन्वेस्टर से पैसा लेकर छोटे इन्वेस्टर को पास ऑन किया जाता है। पाकिस्तान में मुझे ख़तरा है कि इस तरह से हो सकता है, लेकिन इस सवाल को थोड़ा आसान कर देती हूँ। यानी इस्लामाबाद में इमारात के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये बताइए कि ये बाकायदा काम कर रहे हैं क्या? बाकायदा अमेज़ॉन मॉल में लोग आ रहे हैं क्या? बाकायदा जो हाउसिंग कम्युनिटीज़ हैं उसमें लोग रह रहे हैं? ये है जी। राइट नाउ वी हैव अराउंड 15 प्रोजेक्ट्स इन टोटल ओन बाय महाराज राइट नाउ इन पाकिस्तान। उन 15 प्रोजेक्ट्स में से 2 प्रोजेक्ट्स तो डिलीवर हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया। आपने अमेज़ॉन का नाम लिया, अमेज़ॉन आउटलेट मॉल वॉज डिलीवर्ड इन 2020 एट द टाइम ऑफ कोविड। अगस्त के मंथ के अंदर इसको हमने इनॉग्रेट किया था। ऑल दैट टाइम जितने डेवलपर्स भी काम कर रहे थे, दे हैड अ जनरल रीज़न कि बिकॉज कोविड आ चुका है, उसको बड़ा हाइक पे था कोविड, तो सब ने अपनी कंस्ट्रक्शन का जो भी डिलीवरी टाइम लाइन्स थे उसको 6 months to 1 year डिले किया। हमने तकरीबन 5 माह पहले प्रोजेक्ट डिलीवर करके इनॉग्रेट किया। ऑलरेडी मोर देन 50 ब्रांड्स हमारे साथ वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। वी हैव अ डिसेंट फुटफॉल। और कभी अगर मैं आपको बताऊं कि कोई ओकेजन्स जैसे
14 अगस्त हो, न्यू ईयर हो या रमज़ान में जब ईद फेस्टिव चल रहा होता है, तो इतना ज़्यादा फुटफॉल क्लाइंट्स का या यू कैन से के लोगों का आता है कि उसका हमारे वहाँ पे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इवन पार्किंग में भी जगह नहीं होती और रोड साइड पे भी लोग पार्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। रिसेंटली क्योंकि हमने पुराने जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर किया और टाइमली उसको हमने ऑपरेट किया और लोगों को इंश्योर करके दिया कि अच्छा वहाँ पे फुटफॉल भी आए ताकि ब्रांड सेटिस्फाइड रहें, और जब ब्रांड्स खुश होंगे तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स भी हमारे सेटिस्फाइड रहेंगे, बिकॉज उनको पता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ या उनकी इन्वेस्टमेंट्स सेफ जगह पे जहाँ पर रेगुलरली रेंटल्स जनरेट हो रहे हैं। सिमिलरली इसकी एप्लीकेशन या इसका हमें फ़ायदा कहाँ हुआ, व्हेन वी केम अप विद मॉल ऑफ इमारात। तो मॉल ऑफ इमारात इज यू कैन से वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल ऑफ पाकिस्तान, ये टॉप 3-4 में फॉल करता है अब तक जो बन चुके हैं और जो बनने जा रहे हैं। तो टावर 1 जिसका स्ट्रक्चर रेडी है, उसमें हमारे पास जिस तरह के ब्रांड्स ने हमें अप्रोच किया और कुछ को हमने भी रीच आउट किया, एंड दे हैव शोड कॉन्फिडेंस ऑन इमारात ग्रुप बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको पता है कि टाइमली डिलीवरीज भी होती हैं और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अप टू द मार्क होती है। रिसेंटली इफ आई टेल यू कि मुनाल ने मॉल ऑफ इमारात के अंदर हमारे साथ साइन किया, बिकॉज मुनाल इस्लामाबाद में बड़ी आइकॉनिक लोकेशन के अंदर था बागला में, बट वो अभी कुछ अर्से पहले भी आप ऑल सीन के वो डिमोलिश किया गया गवर्नमेंट की तरफ से फॉर सर्टेन रीजंस। तो उनको ऑल्टरनेट चाहिए था, उस ऑल्टरनेट के लिए उनको मॉल ऑफ इमारात पसंद आया एंड दे हैव टेकन द एंटायर रूफ टॉप फ्रॉम अस। उसके नीचे भी कुछ फ्लोर्स के ऊपर उनके कुछ और रेस्टोरेंट, एक और ब्रांड है, उसको भी वो लेके आना चाहते हैं। सिमिलरली इम्तियाज़ कराची का बड़ा मशहूर एक ब्रांड है, इम्तियाज़ ने हमारे साथ वहाँ पे साइन किया मॉल ऑफ इमारात के अंदर, काफ़ी बड़ी स्पेस दे हैव टेकन फ्रॉम अस। सिमिलरली खाड़ी एक वेल नोन ब्रांड है, फीमेल्स तो बड़ा फेमिलियर है इससे, खाड़ी ने हमसे जगह ली, सना सफीनाज ने साइन किया, बहुत सारे ब्रांड्स, मोर देन 75 ब्रांड्स हैव ऑलरेडी साइंड विद अस इन अ प्रोजेक्ट जिसकी इनॉग्रेशन अभी हुई नहीं है। इनॉग्रेशन अगले 3 से 4 माह में होने जा रही है। तो दिस शोज द कॉन्फिडेंस। सिमिलरली जो बाकी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं आपको रफली बताऊं, रिगार्डलेस के पिछले 2 साल रियल एस्टेट स्ट्रगल कर रहा था, बट पिछले 4 साल के अंदर जिन क्लाइंट्स हमारे साथ इन्वेस्ट किया, दे हैव मल्टीप्लाइड देयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू 2 इन लास्ट 4 years। जिसने 10 मिलियन पार किया था, आज उसकी वैल्यूएशन 20 मिलियन और अबव बनती है। और लास्ट 2 years की अगर हम बात करें तो भी 50% से ज़्यादा हमने कैपिटल गेन लोगों को ऑफर किया अपने क्लाइंट्स को। अच्छा, आप जानते हैं कि JB कनेक्ट्स माहौल के बारे में बहुत फ़िक्रमंद रहता है, क्योंकि यहाँ तो ना तो हवा साफ़ है, ना तो सफाई है, ना तो काफ़ी दरख्त हैं। ये तमाम चीज़ें रियल एस्टेट के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। इसका ख़ास ख्याल आप लोगों ने किस तरह रखा है? और सो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लगाव है दरख्तों से और प्लांटेशन से। इस्लामाबाद तो वैसे भी वी ऑल नो इट इज़ द वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, इट्स ब्यूटीफुल टू। सो रिसेंटली जो डाउनटाउन का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं जिसमें मॉल ऑफ इमारात भी आता है, इमारत रेजिडेंसेस भी हैं, ग्रैंड बाज़ार भी, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 7 प्रोजेक्ट्स। उसकी रफली अगर आपको वैल्यू बताऊं, दैट प्रोजेक्ट इज अराउंड, इट्स मोर देन $500 million इन टोटल। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें इस्लामाबाद डाउनटाउन की, वी कॉल इट इमारत डाउनटाउन एज वेल। वहाँ पे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ मिलके इमारत ग्रुप ने मोर देन 4 लाख ट्रीज की प्लांटेशन की है। और वो दरख्त भी पर्टिकुलरली, उसका मैं नाम मिस कर रहा हूँ, बट वो दरख्त बेसिकली उनकी लाइफ 350 से 400 साल की होती है। तो डाउनटाउन में जितने लोग भी रिहाइश पजीर होंगे उनके पास, अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊँ या रेशियो बताऊँ, तो 1:8 का रेशियो हमने रखा कि हर एक बंदे पे 8 से 10 दरख्त हमने प्लांट किए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा, पॉल्यूशन भी कम होगी, और बाकी चीज़ें भी अगर आप देखें इट्स हेल्दियर एज वेल एंड इट लुक्स गुड एज वेल। सिमिलरली बाकी हमने प्रोजेक्ट्स में भी इसका खास ख्याल रखा है। इफ आई टॉक अबाउट गोल्फ फ्लोरास, दैट प्रोजेक्ट इज ऑल्सो इन इस्लामाबाद, बहरिया टाउन में ये प्रोजेक्ट है। इट इज सराउंडेड बाय, one side is surrounded by mountains, all green lush mountains, और it is right opposite to a golf club in Garden City, बहरिया टाउन। गार्डन सिटी इज इटसेल्फ बहुत प्यारा एक एरिया है, और अगर आप किसी भी दिन वहाँ पे शाम के वक्त जाएं तो आपको जो परिंदों की एक्चुअल में चहचहाट है ना, वो सुनाई देगी। सो वी पर्टिकुलरली लुक इनटू इट कि जो भी हम जिस जगह भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका एक्चुअल लैंडस्केप को हम ना छेड़ें। हमने भी रिसेंटली एक फार्म हाउस का प्रोजेक्ट प्लान किया, दैट इज़ कॉल्ड हून फार्म हाउस। वहाँ पे बहुत लश ग्रीनरी, बहुत अच्छा एरिया, अवे फ्रॉम हसल एंड बसल,
पॉल्यूशन भी बहुत कम है, कार्बन फुटप्रिंट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। तो वी पर्सनली टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि पॉल्यूशन ना हो, इको फ्रेंडली चीज़ें हों, हमारे यहाँ जो लोग रहाइश पसीर उनको भी इसका सामना ना करना पड़े, और हमारे जो कंस्ट्रक्शन करते हैं जो टीम एंगेज होती है, हम उनका भी इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं कि दे शुड वेयर प्रॉपर सेफ्टी गियर एंड स्टफ, जिससे उनके ना स्किन इफेक्ट हो, ना उनको किसी किस्म की इंजरी या डैमेज का चांस हो। अच्छा, तो बिल्कुल आखिर में ये बताइए कि क्योंकि आप कराची में होते हैं और grana.com में होते हैं, तो जिस तरह के प्रोजेक्ट्स की आपने बात की जो इस्लामाबाद में हैं, इस तरह का कोई काबिल ज़िक्र प्रोजेक्ट चल रहा है जो एक्चुअली चल रहा हो कराची के अंदर? ओके, सो इमारात का अब तक कोई प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग अ वेरी गुड प्रोजेक्ट इन कराची वेरी सून. Most probably in 2025 we are going to inshallah launch one of our project, but right now there are multiple projects going on. कुछ projects हम लोग being grana.com exclusively market and sell कर रहे हैं, and we have done the due diligence of those projects. उसमें एक Country Group का बड़ा well known project है. Country Group is a well known developer in Karachi with a legacy of like more than 50 years in Karachi. तो उनका हम एक project कर रहे हैं that is called Country Residences. तो वहाँ पे अगर कोई हमारे साथ इन्वेस्ट करता है तो that is very safe. उसमें आई कैन फोरकास्ट कि अच्छा कैपिटल गेन भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में मिलेगा, एंड देयर इज़ नो हार्म इन इन्वेस्टिंग फ्रॉम कराची इन इस्लामाबाद प्रोजेक्ट्स. इस वक्त कराची से बैठ के बहुत सारे लोग दुबई में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. बहुत पूरे पाकिस्तान ने गवादर में हमने देखा एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स की, ऑल्दो वहाँ पे पॉपुलेशन और स्टार्ट उस तरह से सपोर्टिव नहीं थे, बट पीपल हैव इन्वेस्टेड from Karachi and from other cities of Pakistan in Gwadar as well. So I always ask this question from my clients whenever they say कि जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनसे मकसद पूछता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट का क्या है. Any property you are not living in, that is your investment. कोई भी अगर आप अपार्टमेंट फ्लैट या कोई घर लेते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसमें आप रहते नहीं हैं, वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है. कोई भी इस तरह का कमर्शियल प्रॉपर्टी, ऑफिस या कोई शॉप या शोरूम अगर आप लें जिसमें आप अपना ऑफिस ऑपरेशंस या बिजनेस रन नहीं कर रहे, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती है. तो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस्लामाबाद से बेहतर जगह इस वक्त कहीं नहीं है, बिकॉज रिसेंटली इस्लामाबाद में पिछले 5-8 साल में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वर्टिकल प्रॉपर्टीज हाई राइजेस का ट्रेंड आया और वो बहुत ज़्यादा ग्रो भी हुआ. दिस इज़ द रीज़न कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज भी, बेशक वो कराची से बिलोंग करते हैं या लाहौर से या पंजाब या केपी से, दे प्रेफर डूइंग इन्वेस्टमेंट्स इन इस्लामाबाद. तो मैं तो हमेशा इंकरेज करता हूँ. मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, मेरे बहुत सारे पुराने क्लाइंट्स ने, मेरे रिलेटिव्स ने और मैंने खुद भी इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स की हुई है ना, एंड वी ऑल आर गेटिंग वेरी गुड रिटर्न्स. तो उसमें मैं इनकरेज करूँगा, एंड दिस इज समथिंग कि वी राइट और अग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट कि वी आर गोना गिव यू गुड रिटर्न्स आउट ऑफ दैट. हाँ, और इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं. एक तो वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि पाकिस्तान में लोग एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा इदारा है. लेकिन दूसरी चीज़ जो कि आप लोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि उसको बढ़ाएंगे, वो ये कि डिजिटली कस्टमर मॉनिटर कर सके कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उसका क्या बन रहा है. और उम्मीद है कि इन दोनों चीज़ों पे जो है आप लोग पूरे उतरेंगे. डेफिनेटली. तो बहुत शुक्रिया. हमारे साथ थे उसामा खान जो कि सीनियर रीजनल मैनेजर हैं grana.com के, और आपसे बहुत सारी दिलचस्प बातें मालूम हुई. आपके आने का बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़. थैंक यू सो मच.